पहले एक बार फिर से आपको लखनऊ के लोक भवन ले चलते हैं, या सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। निरीक्षक के रूप में स्थान प्राप्त किया है, ये हमारे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शासन आपसे ये अपेक्षा रखता है, आप में से किसी ने भी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी को भी किसी से सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि यह तो तय है कि आयोग अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था है। आयोग के डे टू डे के कार्य में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन सरकार की निगाहें और नजरें बहुत तीव्र और तीक्ष्ण भी होती हैं, हर एक गतिविधि पर नजर भी रखती है। अगर कहीं पर कोई लगता है कि कार्य में ईमानदारी और स्वच्छतापूर्ण तरीके से कार्य की पद्धति को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट है, उन विघ्न बाधाओं को दूर करना इस शासन का काम है। कहीं पे लगता है कि इसके कारण प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इससे पहले कि अन्याय करने वाला अपने कृत्यों में सफल हो, सरकार की तलवार वहां पर पहले लटकती हुई ऐसे अपचारी के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई भी करती है। और यही कारण है कि आप जैसे होनहार युवाओं को आज अवसर प्राप्त हुआ और आबकारी निरीक्षक के रूप में आपको अपने विभाग में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा, इस विभाग में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। स्वाभाविक रूप से देश के अंदर दुनिया के सबसे अधिक युवा भारत में हैं, और भारत में अगर युवाओं की संख्या हम देखते हैं तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के इन युवाओं की ऊर्जा का लाभ प्रदेश को भी और देश को मिल सके, सरकार की हमेशा मंशा रही है और सरकार उसके अनुरूप ही कार्य भी करती रही है। इसलिए सरकार का एक प्रयास रहा है कि हम अधिक से अधिक नौकरियों का सृजन कर सकें, युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार और स्वतः रोजगार को आगे बढ़ा सकें। सरकार निरंतर इस पर प्रयास करती रही। आज से 4.5 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर स्वच्छता और ईमानदारी का अभाव था, कोई कार्य ईमानदारी से नहीं हो पाता था। कहीं क्षेत्र, कहीं भाई भतीजावाद, कहीं जातिवाद, कहीं पर कोई अन्यवाद हावी होकर के तमाम ऐसे युक्तियां अपनाई जाती थी कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी युवा, प्रतिभाशाली युवा हताश और निराश होकर के प्रदेश से पलायन करता था। लेकिन पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान नियुक्ति की प्रक्रिया में जितनी विघ्न बाधाएं थी उनको दूर किया गया, नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया गया। केवल एक ही विभाग नहीं, केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही नहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती हो, पुलिस भर्ती बोर्ड हो, या अन्य विभागों के माध्यम से भी जो चयन की प्रक्रिया होनी थी, सभी के सामने स्पष्ट कर दिया गया कि भर्ती में किसी भी युवा के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। और यही कारण रहा है कि सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए हम लोग लगभग 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में और इतने ही युवाओं को संविदा के आधार पर शासकीय व्यवस्था के अंदर विभिन्न सेवाओं में लेने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने इस दौरान कानून का राज के रूप में प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जो प्रयास किए, उसके कारण प्रदेश में निवेश आया। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए, इसके कारण भी प्रदेश में ढेर सारे अवसर प्राप्त हुए आगे बढ़ने के। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हमें इस व्यवस्था के अंतर्गत नौकरी और रोजगार से जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई।
और भाइयों बहनों, यही नहीं, लगभग 60 लाख युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। मुझे लगता है देश के अंदर किसी भी राज्य ने इतनी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त की। और मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि इससे पहले के 12-15 वर्षों के कार्यकाल को उठा करके देखिए, 2002 से लेकर के 2017 के बीच 15 वर्ष के कार्यकाल में जितनी भर्तियां नहीं हुई, इतनी भर्तियां हमारी सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद 4-4.25 वर्ष के अंदर पूरा किया है, जिसमें आपकी भी 130 आबकारी निरीक्षकों की भर्ती शामिल है। आज ये प्रक्रिया हमारी संपन्न हो रही है। जब सरकार की इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई खोट नहीं, कोई ईमानदारी में संदेह नहीं, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति पूरी प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जहां पर भी अगर किसी ने कोई दुस्साहस किया तो सरकार ने बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ कार्रवाई भी की। लेकिन जरूर जो पहले के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हर नियुक्ति निकलने पर उनकी अपनी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी, उनको परेशानी जरूर हुई। उनके वसूली के अड्डे बंद हो गए, उनके अड्डे वसूली के बंद हो गए, ठेके बंद हो गए, उनकी अनैतिक कमाई के जरिए बंद हो गए। इनमें से बहुत सारे लोगों को तो सरकार निकाल करके ला करके या तो जेलों के अंदर डाली, उनकी संपत्तियों को जब्त की। ऐसे अनैतिक कृत्यों में लिप्त लोगों के लगभग 1500 करोड़ रुपए के अधिक से अधिक की संपत्ति अब तक हम लोग जब्त भी करवा चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से वे कहां चुप बैठने वाले हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे पहले तो अपील करूंगा, जब सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पूरी पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रही है, तो आपसे भी अपेक्षा रखती है कि आप भी इसी ईमानदारी और इसी पारदर्शी तरीके से अपने शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बनने के बाद अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। यह अपेक्षा सरकार सबसे पहले आपसे रखती है। याद रखना, सरकार की व्यवस्था अनुशासन से चलती है, परिश्रम से चलती है। हम जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकारी सेवक हैं, हमारा कार्य जनता की सेवा करना है। हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है। जनता जब टैक्स देती है, एक एक नागरिक जब टैक्स देता है, वह राजस्व के रूप में एकत्र होता है और वही फिर हमें वेतन और भत्तों के रूप में न केवल सर्विस काल में बल्कि सर्विस काल के बाद भी वही राशि हमारे लिए उपयोगी हो पाती है। तो आप सुन रहे थे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो लखनऊ के लोक भवन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नवनियुक्त जो आबकारी प्रशिक्षक हैं उनको संबोधित कर रहे थे। हम वापस देवभूमि की दंगल की बात करेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं आदित्यनाथ योगी। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। दंगाई, गैंगस्टर, महिला अपराध, सब पे लगाई है कस के लगाम। मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। कोविड मैनेजमेंट, राशन वितरण,
मुफ्त इलाज सबको वैक्सीनेशन, हर ओर खुशियां हैं शांति हरदम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। उत्तराखंड सरकार ने कल कई सारे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके तबादले किए हैं, कई सारे जो विभाग हैं उनके विभागों का बदलाव किया है और इसी पर हम बात करेंगे। धामी ने संभाला काम, लेकिन उससे पहले हम आपको सीधे लखनऊ वापस ले चलते हैं लोक भवन, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पूरी ईमानदारी और सुस्तापूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है, पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न हो रही है, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए हो रही है। कोई शासन की व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकता। विरोध के लिए विरोध नहीं होता। विरोध युक्त हो, युक्त संगत हो, तर्कपूर्ण हो तो उसका कोई जवाब भी दे। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करेंगे कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, ये अभिव्यक्ति की उच्छृंखलता है और इस प्रकार की उच्छृंखलता को समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जैसे आज आपको इतनी ईमानदारी पूर्वक नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके सरकार ने शासन का हिस्सा बनाया है, प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए भी यह एक रोल मॉडल बनना चाहिए। वे भी इसको अंगीकार करें, इसी प्रक्रिया के साथ जुड़ें, ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करेंगे तो जरूर उनका भी स्थान प्राप्त होगा, उन्हें भी स्थान प्राप्त होगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारी नियुक्तियां करनी, बहुत सारी नौकरियों को लेके आना है और नौकरियों की प्रक्रिया तो अभी आगे बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, कभी कमी नहीं होनी है। हर एक बोर्ड की जवाबदेही तय की गई। अब तो तकनीक इतनी तीव्र हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कहीं भी भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, वही स्थान भी प्राप्त करेगा। और उसी परिश्रम के लिए मैं प्रदेश के युवाओं से कहूंगा कि वे किसी के बहकावे में न आए। कि जो गैंग, वसूली गैंग था प्रदेश का, भोले भाले युवाओं को बहकाता था, नौकरियों को बेचता था, वह गैंग फिर से सक्रिय हो रहा है। लेकिन उसके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे। प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा देने वाले, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस गैंग के साथ कठोरता के साथ निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज आप सभी आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया और ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे।
ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई सिफारिश नहीं कराएंगे और मैं चाहूंगा कि हर एक विभाग को ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को भी अपने एक पोर्टल बना करके उस पोर्टल के माध्यम से मेरिट बेस्ड कर देना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड करना चाहिए। कार्य अच्छा हो अच्छी पोस्टिंग दो, कार्य खराब है अटैच करो, फिर उसकी ट्रेनिंग पे भेजो। ये प्रक्रिया के साथ जोड़ करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे विभागों ने इस कार्य को कर दिया है। मुझे विश्वास है कि जो शेष विभाग हैं वे भी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जहां भी अवसर मिलता है वहां पर कार्य करिए। हर एक दिन आपके लिए सीखने वाला होगा और ये अभी ट्रेनिंग के बाद का आपका कार्य प्रारंभ होगा। याद करना ये फाउंडेशन है। अगले 5 वर्ष के अंदर आपके द्वारा की गई मेहनत और आपके द्वारा अनुभव से जो कुछ भी आप सीख पाएंगे ये पूरे जीवन भर आपके लिए उपयोगी होगा। आपको आगे के प्रमोशन और आगे के भविष्य को बहुत अच्छा बनाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी और आप अभी से अपने इस फाउंडेशन को और मजबूती प्रदान करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन कर रहा हूं विशेष सचिव आबकारी श्री रमाकांत पांडे जी से। मैं उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो आप सुने थे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जो लखनऊ के लोक भवन पहुंचे थे जो आबकारी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है उसमें, और वहां पे वो प्रशिक्षक को संबोधित कर रहे थे। ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु। समर्पित हैं कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु। प्रतिबद्ध हैं सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु। कटिबद्ध हैं महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए। प्रतिज्ञाबद्ध हैं दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दो भूमि का दंगल। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कल कई सारे प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए हैं, कईयों के विभाग में फेरबदल किया है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले राज्य की बेलगाम नौकरशाही की लगाम को कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सबसे करीबी माने जाने वाले अधिकारी ओम प्रकाश की मुख्य सचिव पद से छुट्टी कर नौकरशाही को कड़ा संदेश दिया था। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने 24 IAS अधिकारियों के पदभार बदल दिए हैं। इसके साथ ही देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव को हटाकर उनकी जगह डॉक्टर R राजेश कुमार को जिलाधिकारी देहरादून का दायित्व दिया है। मुख्यमंत्री के इस एक्शन के बाद डीएम और कप्तानों को इशारा हो चुका है कि पैकिंग करके रेडी रखें। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। वैसे बातें कम काम ज्यादा का नारा था पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, लेकिन इस पर अमल करते दिख रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कम से कम देर शाम ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल कर यही संदेश दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने 24 IAS अधिकारियों के पदभार बदल दिए हैं। एकमात्र जिलाधिकारी देहरादून के बदले गए हैं। शासन ने डॉक्टर R राजेश कुमार को जिलाधिकारी देहरादून का दायित्व दिया है। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर RP रतूड़ी का कहना है कि मुख्यमंत्री जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। ये केवल लोगों का मन भटकाने के लिए, लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए इसको इधर आपदा काल में सब जानते हैं कि ये बरसात ऋतु है, ऐसे में आप अधिकारियों को इधर से उधर कर रहे हैं। आपको उनको उपयोग करना चाहिए, उनको आपको आपदा से जूझने के लिए उनका उपयोग करना है। आप ऐसे में अधिकारियों में असमंजस्य और उसका भाव बना रहे हैं, टेरर पैदा कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। ये प्रदेश के विकास के लिए सभी तरह, ये उत्तराखंड अलग भौगोलिक परिस्थिति का, आप एक लकीर के फकीर नहीं बन सकते कि अगर उत्तर प्रदेश में होता है मई जून में तो आप उत्तराखंड में मई जून जुलाई ये त्रासदी का माह होता है। इस समय अधिकारियों का तबादला ठीक नहीं। गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर, अपने पावर का प्रदर्शन कर रही है, तो उसका उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर रही है। और सदुपयोग तब होता है जब अधिकारियों की क्षमता के अनुसार उनको डिप्यूट किया जाता। लेकिन आप ये देखते हैं कि IAS IPS अधिकारी हाईली प्रोफेशनल माने जाते हैं। उसमें से कुछ विख्यात होते हैं, कुछ प्रसिद्ध होते हैं, कुछ ख्याति प्राप्त होते हैं और कुछ कुख्यात भी होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तराखंड में कोई भी अधिकारी ख्याति प्राप्त या विख्यात नहीं है, तो उनको इधर से उधर कहीं भी कर लो, रिजल्ट नहीं आने वाला है। केवल TA और DA का मार सरकार के और बोझ पर, आर्थिक बोझ हम पर पड़ने वाला है। सरकार केवल दिखा रही है, काम कुछ ना हो लेकिन करते रहो, ऐसा दिखना चाहिए। ये मुख्यमंत्री धामी जी जरूर कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभालते ही नौकरशाही में परिवर्तन के संकेत दिए थे। इस कड़ी में शासन ने 24 IAS अधिकारियों के पदभार बदल दिए हैं। इसके अनुसार अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार से कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग वापस लेते हुए अपर मुख्य सचिव वित्त का जिम्मा सौंपा है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन से उच्च शिक्षा का जिम्मा वापस लेते हुए अपर मुख्य सचिव गृह एवं कारागार की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि ये एक समान प्रक्रिया है। लंबे समय तक अधिकारियों को एक ही स्थान पर रखने से गड़बड़ी होने की संभावना बनी रहती है। सामान्य प्रक्रिया है, हस्तांतरण एक प्रक्रिया है।
किसी भी स्थान पर एक आदमी को बहुत समय तक रहना उचित नहीं होता है। उसका कई बार उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए नौकरशाही में फेरबदल मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और अपनी टीम को चकाचौंध करने के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कई चुनौतियों का पहाड़ है। मुख्यमंत्री धामी को बातें कम काम ज्यादा की नीति पर काम करने के साथ ही कम समय में जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। वहीं जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों के साथ चल रहे विवाद को भी समाप्त करना है ताकि 2022 में बीजेपी को इसका लाभ मिल सके। वैसे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री धामी बेलगाम नौकरशाही पर लगाम कस पाएंगे। क्या नौकरशाही में किए जा रहे फेरबदल से जनता को लाभ मिलेगा। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को तबादला करने से क्या जनता को इसका फायदा पहुंचेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं धामी सरकार ने कई सारे अधिकारियों के कल तबादले किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस तबादले से, ट्रांसफर से जनता को इसका कितना लाभ पहुंचेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ विनोद सुयाल है, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ रविंद्र आनंद, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सर, आपका भी स्वागत है। और हीरा सिंह बिष्ट हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। सर, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ नीरज कोहली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विनोद जी, आपके पास ही आऊँगा। जो ट्रांसफर प्रक्रिया हुई है, क्या माना जाए
क्या एक आम प्रक्रिया है या फिर जिस तरह से आपदा काल चल रहा है, बारिश जोरों पर है, रोडें बंद हो चुकी हैं, लैंडस्लाइड चल रही, बादल फट रहे हैं, क्या इस वक्त इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर करना उचित था? मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी ब्यूरोक्रेसी में कई बदलाव किए हैं। निश्चित रूप से ये बदलाव होने भी चाहिए, क्योंकि एक ही स्थान पर आदमी लंबे समय तक अगर स्थिर रहता है तो मुझे लगता है कि उसके परिणाम कई बार अच्छे नहीं आते। इसलिए परिणाम अच्छा है, विकास कार्यों की गति तेजी से आगे बढ़े, सबको अवसर मिले, सबको मौका मिले अपनी योग्यता दिखाने का। इसी के साथ ही इन हस्तांतरण की प्रक्रिया को अपनाया गया है और निश्चित रूप से जो आने वाला समय है, चाहे आपदा का समय है तो आपदा के समय भी सारी पूरी टीम को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना एकदम से मोर्चा संभालने के लिए कहा है, चाहे पुलिस के लेकर है, चाहे हमारे अन्य जवान हैं, अन्य सुरक्षा बल है, आपकी आपदा प्रबंधन की इकाई है। इसलिए इस पर किसी प्रकार का कोई असर पड़ने वाला नहीं है और जो परिवर्तन किए हैं वो परिवर्तन समय की मांग थी, उनको करना आवश्यक था। ठीक है, हीरा सिंह बिष्ट जी भी हमारे साथ, कांग्रेस नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हीरा सिंह जी, विनोद जी का कहना है समय की मांग थी, जरूरत थी, इसलिए इनके ट्रांसफर किए गए। नहीं, ये तो कहेंगे, खैर ये तो अपनी बात को औचित्यपूर्ण बात करने को साबित करने की कोशिश, लेकिन एक बात है, हमारे धामी जी नौजवान हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, कुछ करना चाहते हैं। अब ये जनता का ध्यान बांटने को करना चाहते हैं, प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करना चाहते हैं, या जनहित में किए गए वायदों को, डबल इंजन सरकार के जो वायदे हैं, मजदूर का, किसान का, कर्मचारियों का, बेरोजगारों का, दलितों का, महिलाओं का, प्लान का, इस सब से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन अभी थोड़े दिन आपको हुए आए हुए, और आप ही के पीरियड में ऐसे उदाहरण हैं, उन अधिकारियों का आपने किया कि जो हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे परिवहन विभाग है। हाई कोर्ट को 2-3 बार ऑर्डर करना पड़ा हमारे रोडवेज के कर्मचारियों को वेतन देने को, और वेतन देना छोड़ के इतना, क्या कहूँगा मैं, सब ढीठपना नहीं कहना चाहिए कि वेतन तो नहीं दिया लेकिन उनका वेतन आधा कर दिया। ये सब धामी जी के पीरियड में हुआ। तो केवल एक विभाग की बात नहीं है, आपने इतनी जल्दी क्या मॉनिटरिंग कर दी, क्या परीक्षण कर ले विभागों में, कहाँ काम नहीं हो रहा बदल दिए। चलो ये प्रशासनिक अधिकारियों में ठीक है, कुछ जो एक जगह बैठे जैसे ओम प्रकाश जी का हो, ये तो ठीक हुआ, पूरे प्रशासन को चूस रहे थे, पूरा सारा नियंत्रण उनके हाथ में था जो था। लेकिन आपने सारे रद्दोबदल कब ये समझेंगे, आपदा का समय है, बरसात हो रही, पहाड़ों पर बहुत बुरी तरह से क्षति, जमीनें, भू संरक्षण हो रहा है, कहीं बस जब खतरा पैदा हो गया, तो जो अधिकारी बैठे जो समझे थे वो अब हटा दिए गए, नया जाएगा, समझेगा, तो कैसे परिस्थितियों को नियंत्रण होगा। आपने एक तरफ से कर दिया, ये मैं नहीं समझता कोई प्रशासनिक कुशलता की बात है या प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की बात है। ये तो एक भय और आतंक का वातावरण। सारे अधिकारी खराब नहीं होते, कुछ तो योग्य होंगे, कुछ तो अपना काम ईमानदार से कर रहे होंगे, या सारे ही ओम प्रकाश की श्रेणी के अधिकारी थे। तो ये अपनी आपके मंत्री क्या कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा हमारे कर्मकार बोर्ड का, कि वहां के अध्यक्ष कह रहे कि सचिव को हटा दो, वहां के अध्यक्ष कह रहे सीबीआई की इंक्वायरी कराओ 300-350 करोड़ की, तो क्यों नहीं सुन रहे। वहां क्या किया आपने, कोई कार्रवाई नहीं की। 350 कर्मचारी बच्चों को लेकर सत्यम फैक्ट्री गेट पर बैठे, गेट बंद के 6 महीने से घूम रहे, वहां आपने कुछ नहीं किया। आप ये तो बताओ ना, उन अधिकारियों को क्या पनिशमेंट कर रहे जो काम नहीं करे, जिन्होंने जंगल फूक दिए, जंगल में आग लग गई, कोई स्वास्थ्य विभाग का जो दुर्गति है, क्या किया, कुछ परिणाम तो सामने, गलत क्या उनको सजा दो। तो बिल्कुल हम इस पक्ष, यहाँ ब्यूरोक्रेसी की जो बेलगाम हो गई, जो लूट खसोट में लगी, धंधेबाजी में लगी, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परिणाम कुछ भी जनता को नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार में फेलियर है सरकार, टोटल ब्यूरोक्रेसी के हाथ में खेलती रही है। अब ये रद्दो बदल विकास के लिए भी या दूसरे कारण, ये तो मुख्यमंत्री जी जाने, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज, इतना ज्यादा दहशत अधिकारियों में होनी चाहिए कि 2-3 सीनियर अफसर कर दिया, बाकी लोग लाइन पर काम करेंगे। लेकिन ये एक तरफ से उखड़ना, बदलना, ये तो प्रशासनिक कब तक समझेंगे। लेकिन हीरा सिंह जी, एक संदेश तो गया है ना बाकी अफसरों के लिए भी, कि वो भी कभी भी कहीं भी भेजे जा सकते हैं, अपना जो सूटकेस है वो तैयार रखें। ठीक, वापस आपके पास आऊंगा। रविंद्र आनंद भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र आनंद जी, कैसे देखते हैं जो ट्रांसफर किए गए इतनी बड़ी संख्या में, क्या अब जो शैली है अधिकारियों की वो सुधरेगी और जनता के हित में काम होगा? रविंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं, हम चाहेंगे आप अपना फोन एक बार अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। हेलो
जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कहिए। मेरी आवाज आ रही है? मैं विनोद जी। अभी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हीरा सिंह बिष्ट जी ने कहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ब्यूरोक्रेसी में बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या एक ही स्थान पर आदमी को बैठा रहना चाहिए? हर समय कोई एक ही स्थान पर जो है तो एक अधिकारी बैठा रहेगा? क्या कांग्रेस के जमाने आपने बदलाव नहीं किए क्या? आप इस तरह की बातें आपको तो प्रशासनिक अनुभव की है, सब तरह का अनुभव की है, और आपने आपके जमाने में कितने लोगों को जो स्थानांतर, जहां तक आप करेंगे कोर्ट का आदेश का पालन नहीं होगा, कोर्ट के आदेश का पालन होगा और निश्चित रूप से कोर्ट ने जो आदेश पहुंच रही है आप तक। ठीक है रविंद्र जी आपके पास आऊंगा। विनोद जी अपनी बात पूरी कर लें, वापस फिर आपके पास आता हूँ। अगेंस्ट में हूँ, ट्रांसफर होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का लगना चाहिए। निर्वाचित सरकार है और निर्वाचित सरकार का मैसेज जाना चाहिए। मैं इस पक्ष का हूँ कि वो कुछ भी जो काम नहीं करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, काम नहीं करेगा। सर आपकी आवाज आ रही है? नहीं है ट्रांसफर, केवल ये पनिशमेंट नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, डकैती डाली, उनको सस्पेंड करो, इंक्वायरी कराओ ना, NH-74 करो, अस्पताल दवा घोटाला करो, ESI का दवा घोटाला का करो, ये हमारे कर्मकार बोर्ड का करो। मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ सजा दो उनको। ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट। तो नहीं होगा। अगर आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो उन पर जांच भी होगी। विनोद जी क्या ये माने कि जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने इतनी जल्दी जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार कर लिया अधिकारियों का, किसने कैसा काम किया, किसने कैसा काम नहीं किया, और उनका ट्रांसफर कर दिया गया, ये माने? मुझे लगता है कि आपको भी दिखाई दे रहा होगा। आप आज दिल्ली जाते हैं तो 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। आज अगर आप पहाड़ पर जाएंगे, नईटरी जाएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे तो जो है तो आपको 2-2.5 घंटे में वहां पर पहुंच जाएंगे। इतनी सुंदर सड़कें बना दी है ऑल वेदर रोड के रूप में। ये जो रेल लाइन के बारे में केवल आप लोग बात करते थे, हमने उसे कर्ण पाया था, वो बहुत जल्दी 2024 तक पहुंच जाएगी। इधर एयर कनेक्टिविटी जोड़ने का काम कर दिया है। यहाँ देहरादून के अंदर कितने प्रतिष्ठान खोल दिए हैं, कई प्रकार के जो है तो यहाँ पर प्रतिष्ठान खोल दिए सरकार ने। ठीक है विनोद जी, उस पर नहीं आएंगे। उस पर अगर आएंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें भी जहां पर बहुत सारा काम करना बाकी है, अभी तक वहां पर कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ, रविंद्र आनंद हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी आपको आवाज आ रही हमारी? रोडवेज कर्मचारी 6 महीने से चिल्ला रहे, तनख्वाह नहीं तक दे पा रहे। ठीक है विनोद जी, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। रविंद्र जी आपको हमारी आवाज आ रही है? प्रवासी मजदूर है, उनकी क्या व्यवस्था है? विनोद जी बाकी लोग भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। कोविड का प्रचार कर रहे हैं, फ्री वैक्सीन मोदी जी की, या राज्य सरकारी का फ्री वैक्सीन, प्राइवेट वाले एडवर्टाइज कर रहे हैं, इतने हजार जमा कर वैक्सीन लगवा लो। तो आप बात का प्रधानमंत्री की बात को झुकना रहे, उन ब्यूरोक्रेसी को तो आप नियंत्रण, परिणाम लगना चाहिए, तो परिणाम सामने दो, विकास का। विनोद जी बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, ऐसे चर्चा नहीं होती ना। तो लगातार जो ट्रांसफर प्रक्रिया की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो प्रक्रिया ये होगी उससे जनता को फायदा पहुंचेगा। हालांकि कितना फायदा पहुंचेगा तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतने कम समय में सारे अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड निकालना, उनके बारे में जानना, किसने कैसे काम किया है, भी एक सवाल बना हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी जो ट्रांसफर हुए उससे आम जनता का कितना फायदा होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कल ट्रांसफर प्रक्रिया हुई है, कई सारे अधिकारी जो उनको इधर से उधर किया गया है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाकी अधिकारी जो हैं उनमें भी एक संशय की स्थिति है कि उनका भी ट्रांसफर कभी भी हो सकता है। वापस हम आएंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, नीरज कोहली जी। नीरज जी आपसे ही जानना चाहेंगे, जो ये ट्रांसफ़र किए गए हैं इतनी संख्या में, इससे आम जनता को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? क्या अफसरशाही पर जो लगाम है वो कसेगी? शिरेन जी देखें, आपको अगर बदलाव लाना है स्टेट में, तो अधिकारियों की कार्यशैली में अगर बदलाव लाना है तो उसके लिए जो सरकार के मुखिया हैं उनको अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रबल करना होगा, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी दिखानी होगी। तभी आप जो है अधिकारियों से, अफसरों से, कर्मचारियों से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको आउटपुट देंगे। और नहीं तो 21 साल से तो हम देख रहे हैं इस स्टेट में, 21 साल से ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन, ये सब चीजें चल रही हैं। और ये कोई वो नहीं है, ये सरकारी सेवा नियमावली का हिस्सा है, ट्रांसफर भी, पोस्टिंग भी, प्रमोशन भी। बल्कि मैं समझता हूं कि जल्दी जल्दी बदलाव करने से, जल्दी जल्दी छेड़छाड़ करने से उसका स्टेट में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भाई एक अधिकारी, अगर एक कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एक जिले को समझने में उसको 6 महीने लग जाते हैं। मान लिया जाए उसने 6 महीने में आए हुए, उसको पोस्टिंग को 6 महीने हुए, उसने अभी जिले को समझा, उसका फीडबैक लिया कि यहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आपकी आवाज चली गई।
नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। आवाज आ रही है? जी आ रही है, अपनी बात कहिए। हर चीज की एक सीमा तय है। मतलब आप ठीक है, जो सेवा नियमावली के हिसाब से जो समय सीमा है अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो पोस्टिंग की, आप उतना समय उनको दीजिए और उनके गुण और दोष के आधार पर जो उनका प्रदर्शन है, उनका परफॉर्मेंस है, उसको रिव्यू कीजिए। अगर बीच में लगता है आपको कि अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहा, तो आपको आप बदलने का आपका पूरा आपके पास अधिकार भी है और आपके पास एक बेस भी है। लेकिन जल्दी जल्दी जो ये मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जो भी बदले जाते हैं वो वही जो समय है, वो समय इतने कम समय में अचानक से ट्रांसफर करना भी ठीक नहीं। समय देना चाहिए अधिकारी को, उसको कार्यक्षेत्र समझने में काफी समय लग जाता है। हमारे साथ रविंद्र आनंद भी हैं आम आदमी पार्टी से। रविंद्र जी, इतनी बड़ी संख्या में जो ट्रांसफर हुए हैं, क्या अब कार्यशैली जो है अधिकारियों की बदलेगी और इसका फायदा जनता को कैसे पहुंचेगा? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है रविंद्र जी, अपनी बात कहिए। देखिए, ऐसा है कि पिछले 4.5 साल से ही ऐसा देखा गया है कि नौकरशाही और अफसरशाही सरकार पर हावी रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब 5 महीने का समय लगभग रह गया आचार संहिता का, और 5 महीने के समय में मुख्यमंत्री जी ने तबादले इधर से उधर करके सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि एक पुरानी कहावत है कि नया मुल्ला अजान चीख चीख के देता है। सिर्फ उन्हें ये दिखाना है कि मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि काम करने के लिए समय तो है ही नहीं उनके पास। दूसरी बात जो बिष्ट जी ने भी कही कि समय इतना कम रह गया है। दूसरा, इस समय चूंकि बरसात है पहाड़ों पे, और अभी उत्तरकाशी में भी जो बादल फटा, और आगे भी भगवान ना करे कि कोई ऐसी घटना हो, लेकिन चूंकि हमारा आपदाओं का प्रदेश है, कहीं ना कहीं से ऐसी सूचना और खबरें आती रहती हैं। ऐसे में अधिकारियों का तबादला करके जो नया अधिकारी जाएगा, उसको कार्य समझने में ही समय लग जाएगा। तो जब वो कार्य समझ ही नहीं पाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ अपने आप को अखबारों का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा काफी दिन से मैं देख रहा हूं कि जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, फ्रंट पेज पे ऐड भी खूब दिए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा धामी जी कोशिश कर रहे हैं कि मैं दिखाई दूं। एक बार विशाल जी, आपका टर्न आएगा बोलने का, आप तब बोलिएगा, बीच में फेमस है बोलने का, बोलिएगा। तो ऐसा देखा जा रहा है कि सिर्फ प्रचार प्रसार करने के लिए, खुद को दिखाने के लिए, क्योंकि जूनियर मुख्यमंत्री हैं, ये सब जानते हैं कि भाई जूनियर नेता है, उनको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। और इनके जो सरकार के बड़े बड़े मंत्री हैं, चाहे हरक सिंह रावत हो, चाहे यशपाल आर्य हो, सतपाल महाराज हो, वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि अफसरशाही हावी है, कोई भी अफसरशाह हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी किसी ने नहीं कहा ऐसे बयान हरक सिंह जी के और यशपाल आर्य जी के भी, तीनों के छपते रहते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन उसका लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समय नहीं है। 4.5 साल सरकार सोती रही और सरकार ने जनता के हित में एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जिससे कोई जनता का हित होता। बीजेपी के जितने कार्यकर्ता और ये प्रवक्ता हैं, ये सिर्फ केंद्र की 1-2 योजनाएं गिनाते रह गए कि केंद्र में ये हुआ, वरना इनके पास एक भी ऐसा काम नहीं है सरकार को पक्ष रख सके या सरकार के बारे में बता सके। ठीक है विनोद जी, सवाल ये कि जो ट्रांसफर किए गए हैं, क्या अभी थोड़ा नहीं रुका जा सकता था? जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, उत्तरकाशी की बात करें तो वहाँ बादल फटा है। जो अधिकारी पहले से कार्यरत हैं वहाँ पे, उसको उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी है, नए अधिकारी पहुँचेंगे, उसको समझने में समय लग जाएगा। और क्या सवाल यही, क्या थोड़ा रुका नहीं जा सकता था? विनोद जी, आपसे सवाल है। देखिए, पूरी ब्यूरोक्रेसी को बड़ी गंभीरता के आधार पर, बहुत सोच समझकर, उनके काम के आधार पर उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, उनका हस्तांतरण किया जा रहा है। कितनी उपयोगिता कहाँ है? लगता है कि जो विपक्षी दल है, इन्हें इस कदम का स्वागत करना चाहिए, तो कहना चाहिए कि वास्तव में सही कदम है। इसमें मुझे लगता है कोई भी इस स्थान पर कोई भी मुख्यमंत्री होता तो वो निश्चित रूप से एक समय अवधि के अंदर जो कोई अधिकारी जहां पर कार्यरत है उसका हस्तांतरण आवश्यक है। रही बात जहां तक आपदा की और बरसात की, तो जो चेंज किए गए हैं वो देहरादून के अंदर ही किए गए हैं। कोई उत्तरकाशी, टिहरी, पहाड़ी जिलों पर कोई कहीं पर कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।
लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वहां भी हस्तांतरण हो सकता है। 2013 में जब केदारनाथ के अंदर आपदा आई थी तो उस समय कितने अधिकारियों के हस्तांतरण किए गए थे। इसलिए किसकी किसमें दक्षता है, किसकी किसमें रुचि है, उस हिसाब का काम उसको दिया अगर जा रहा है और उसको परफॉर्मेंस दिखाना है तो निश्चित रूप से हस्तांतरण एक प्रक्रिया है जिसको किया जाना चाहिए। जहां तक 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी आखिरी 5 महीने में ऐतिहासिक काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए। केंद्र में भी हमारी सरकार है, इसलिए ऐतिहासिक काम किए हैं आपने। 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है आपने। सुयाल जी 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, बधाई के पात्र हैं आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के इतिहास में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री देने का काम आपकी सरकार ने किया है, आप बधाई के पात्र। ये मुख्यमंत्री वाला विषय, ये कोई विषय नहीं, इसे घिसने से आपका कुछ ज्यादा फायदा होने वाला ठीक है, ठीक है विनोद जी, ठीक है। हीरा सिंह जी, सवाल यह है कि अभी जैसे रविंद्र जी कह रहे थे कि अफसर जो हैं वो अपनी बात मानते नहीं है, किसी की बात, जो मंत्री हैं उनकी बात भी नहीं मानते, कई लोगों के नाम भी उन्होंने लिए, तो कहीं ना कहीं इस पर भी लगाम लग सकती है। जिस तरह से ट्रांसफर किए गए बाकी जो अधिकारी हैं वो भी सोचेंगे अगर हम भी अगर काम ठीक से नहीं करते हम पर भी गाज गिर सकती है, तो एक तरह से एक बेहतर कदम माना जाए इसे। की सेंटर की मानसिकता है ना, देखो ना तीरथ सिंह रावत जी को क्यों नहीं समय दिया जाएगा, अधिकारी को आपने देना चाह रहे तो त्रिवेंद्र जी गए, फिर तीरथ सिंह जी आए, थोड़े दिन परीक्षण कर लेते, काम करने देते उनको। बिना परीक्षण के वो अधिकारियों के साथ हमारे वर्तमान धामी जी कर रहे हैं। कोई मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। हम कह रहे ट्रांसफर होना चाहिए, अधिकारियों में डर होना चाहिए, उससे परिणाम तो लो। क्या परिणाम लिया, कौन सा रिजल्ट नहीं दिया है तो बताएं मुख्यमंत्री जी। किस अधिकारी ने ये करप्शन किया, ये परिणाम नहीं दिया, अरे पनिशमेंट करो ना, सजा दो, इंक्वायरी बैठाओ, सीबीआई की इंक्वायरी बैठाइए ना। वो तो अधिकारी प्रमोट कर दिया आपने। ठीक है, ठीक है हीरा सिंह जी, एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कल कई सारे प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। अब इससे कितना फायदा लोगों को मिलेगा और ये ट्रांसफर क्यों किए गए, इसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वापस हम आएंगे नीरज जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। नीरज जी, सवाल ये है कि ये माना जाए कि सवाल ये भी कई बार देखा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक होते हैं तब भी सरकारें जो हैं ट्रांसफर प्रक्रिया जो है उसे तेज़ी कर देती हैं। क्या उस रूप में हम इसे देख सकते हैं? हमारे स्टेट की स्थिति जो ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल गए हों, मुख्यमंत्री को ये लगता है कि मेरी कुर्सी सुरक्षित नहीं है, तो वहां ब्यूरोक्रेसी को कैसे अपने ऊपर ट्रस्ट होगा या विश्वास होगा, वो भी अनिश्चित काम कर रहा है। तो राजनीतिक अस्थिरता का जो प्रतिकूल प्रभाव है ना, वो स्टेट के डेवलपमेंट पे, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी पे पड़ता है। जब स्टेट की ब्यूरोक्रेसी ढंग से काम नहीं करेगी तो स्टेट में डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ये बहुत कुछ जो है ना डिपेंड करता है। मैंने कहा ना, अच्छा, लीडरशिप क्वालिटी भी तभी होगी जब एक लीडर को पता होगा कि भाई मेरे को 5 साल के लिए इन्होंने नामित किया है तो मैं 5 साल रहूंगा, और 5 साल का ही वो रोड मैप बनाएगा। अब यहाँ तो ऐसा इतनी जल्दी सब चीजें, सारी चीजें चेंज हो रही हैं। त्रिवेंद्र जी के बाद त्रिवेंद्र जी ने ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करा, जब तक वो रहे 4-4.5 साल, जितना भी उनको अफसर मिला अपने हिसाब से किया उन्होंने। उसके बाद तीरथ जी आए, तीरथ जी 3.5 महीने रहे। अब बताओ 3.5 महीने में किसी मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस को आंका जा सकता है कि 3.5 महीने क्या चीज होती है? तो उन्होंने भी 3.5 महीने में जो थोड़ा बहुत फेरबदल करना था करा। उसके बाद धामी जी आ गए। अब धामी जी के पास भी करीब 6 महीने का 5 महीने का समय रह गया है। अब वो भी, हर मुखिया ये चाहता है कि वो अपने पसंदीदा अधिकारियों को लेके आए, तो सबका ये रहता है। उन्होंने भी वही करा कि वो उनको जो लगता होगा, जिन पे ट्रस्ट होगा, जिन पे विश्वास होगा, जिन पे भरोसा होगा, उन्होंने फेरबदल किया। सवाल ये है कि 5-6 महीने चुनाव में रह गए हैं, काम बहुत सारे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से वायदे किए थे, बहुत बड़ा रोड मैप आपने दिया था कि साहब ये करेंगे वो करेंगे। वो 4.5 साल में वो काम हुए नहीं। अगर वो काम हुए होते तो 2-2 मुख्यमंत्री, 3-3 मुख्यमंत्री की दबाव बहुत ज्यादा है। जब मुख्यमंत्री पे दबाव है तो अधिकारियों पे भी दबाव है। अब ये देख रहे हैं विनोद जी, नीरज जी कह रहे हैं दबाव बहुत ज्यादा है क्योंकि समय कम है, काम बहुत करना है, तो ये दबाव को देखते हुए ट्रांसफर प्रक्रिया की गई है। नीरज कोहली जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। भारत ने पिछले 2000 अभी जो चुनाव हुआ है 2019 में, उसमें 5 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अभी सल्ट विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। यहाँ पर पंचायतों के चुनाव हुए, निकाय के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। जनता भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से खुश है, इसलिए जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दे रही है। और ब्यूरोक्रेसी में बदलाव किया गया है, वो कोई बहुत जल्दी नहीं किया गया है, बहुत लंबे समय के बाद ये बदलाव किया गया है। और निश्चित रूप से बदलाव आवश्यकता, बदलाव अभी भी और भी बदलाव किया जाएगा ताकि ब्यूरोक्रेसी की में और तेजी से काम और आगे बढ़े। और जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर जो है तो पूरी लगाम लगी रहे, और सरकार के जो भी योजना है वो तहसील स्तर की है तो तहसील स्तर पर हो। मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया, हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने जिला स्तर की मांगे जिला स्तर पर हो, शासन स्तर पर न है, कोई भी काम, कोई भी फाइल पेंडिंग न हो। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर उत्तराखंड की जनता का ट्रस्ट है, क्योंकि ये राज्य भी भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से बना है। ठीक है। नीरज जी कुछ कहना चाहते हैं? नीरज जी, विनोद जी कह रहे हैं कि अभी और भी बदलाव हो सकते हैं क्योंकि हमें काम लेना अधिकारियों से और समय कम है। ये जो बात कह रहे हैं कि लगातार हम चुनाव जीतते आ रहे हैं, ये बात सही है कि 5 सीटें पार्लियामेंट की जीती इन्होंने, सब उपचुनाव भी जीते, लेकिन निकाय चुनाव में इनका प्रदर्शन जो रहना चाहिए था वो प्रदर्शन नहीं रहा। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ऑपोजिशन जो है कमजोर है और एकजुट नहीं है, उसका इनको लगातार फायदा मिल रहा है। अगर इनकी सरकार की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी तो एक सवाल का, बस सिर्फ एक सवाल है मेरा इनसे पूछो कि इन्होंने 5 साल के अंदर जो अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए 3 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए? अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी क्यों चीफ मिनिस्टर बदले? आपने 57 विधायकों वाली सरकार और डबल इंजन की सरकार और 3-3 मुख्यमंत्री दे रहे। और जब आप स्टेट में आए थे तो आपने कहा था साहब डबल इंजन की सरकार है, और त्रिवेंद्र पूरे 5 साल। अब जब मीडिया सवाल उठाता रहा आप एक बात कहते रहे, तो आपने क्यों चीफ मिनिस्टर बदल दिया आपने 3-3? अगर परफॉर्मेंस अच्छी थी। हमारे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। हमारे पहले मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। हमारे मुख्यमंत्री निशंक जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। हमारे मुख्यमंत्री बहुत कम समय में रहे। हमारे तीरथ जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था, और हमारे तीरथ सिंह धामी जी अच्छा काम करेंगे और कर रहे हैं। हमारे किसी भी मुख्यमंत्री पर इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। ये हमने अगर परिवर्तन किया है तो परिवर्तन
परिवर्तन विनोद जी, उनका सवाल ये नहीं था, उनका सवाल था इस कार्यकाल में जो मुख्यमंत्रियों का बदलाव हुआ है, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात हो, चाहे तीरथ सिंह रावत जी की बात हो, खैर वो अलग विषय, उसमें पहले भी डिबेट कर चुके हैं। हम हीरा सिंह बिष्ट जी के पास आएंगे, उस समय कम है। हीरा सिंह जी, विनोद जी का कहना है अभी ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी ताकि अफसरशाही पर लगाम लग सके, समय कम है और काम बहुत ज्यादा करने, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत है। अगर काम ज्यादा होंगे जनता को फायदा पहुंचेगा। क्या जनता को फायदा पहुंचेगा? 5 महीने चुनाव के रह गए, 2-3 महीने बाद चुनाव, इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा कर सकता है। ये तो केवल अपने सेटिंग कर रहे, चुनाव जीतने का अधिकारियों को जगह भेजे जो चुनाव जिता सके, विकास से कोई लेना देना नहीं। आप पनिशमेंट करके दिखाना। 74 के दोषों को आप प्रमोशन कर रहे, आप लोगों ने कर्मकार बोर्ड के दोषियों को कार्रवाई नहीं की, आपने कुंभ मेला के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, आपने कोरोना पीरियड, अरे भाई क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मेरी बात सुन लो, मैं भी सुनता रहा, थोड़ा हिम्मत रखो सुनने की। ये तो चुनाव की सेटिंग हो रही, 5 महीने में कोई काम नहीं होगा। चुनाव कौन जिता सकता है, कौन नहीं जिताएगा, ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे इनका। अब ये बेकार का ड्रामेबाजी है। मुख्यमंत्री का पता नहीं कल रहेगा नहीं रहेगा, कल फिर फरमान आ जाएगा, इनको हटाकर चौथे को भेज देंगे, वो फिर ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। तो सब अपने राज्य के हित में नहीं, आप परिणाम अधिकारी से लो ना, जो परिणाम नहीं दे रहा उसको पनिश करो। परिणाम की बात नहीं कर रहे आप ट्रांसफर कर रहे, किस आधार पर कर रहे? चोर, करप्शन, अच्छा ईमानदार सबको आपने बराबर कर दिया, इससे कोई मैसेज नहीं जा रहा। अस्थिरता प्रदेश में पैदा हो रही, अस्थिरता पैदा हो रही, ब्यूरोक्रेसी का अपने हिसाब से सेट कर रहे कि चुनाव में कौन मदद कर सकता। मैं समझता हूँ 5 महीने में आप कुछ नहीं करने जा रहे, ना कुछ होने जा रहा, क्योंकि जो निराशा रही डबल इंजन, तो कहाँ डबल इंजन गए, कहाँ वो गए, कुछ नहीं, राज्य को कुछ नहीं मिला। रोज हड़तालें, धरने, प्रदर्शन, कर्मचारियों के, आंगनबाड़ी आशाओं के, मनरेगा के, अध्यापकों के, इंजीनियरों के, कौन सा विभाग, रोडवेज के, मैं तो कह रहा भूखों मर रहे, उनका वेतन भी आधा कर दिया हाईकोर्ट के बाद। तो ब्यूरोक्रेसी कहाँ सुन रही, उनको क्या पनिशमेंट किया? आप ये बताएं, करप्शन के मामले में NH 74 का मामला है या कर्मकार बोर्ड का है, 2-4 को पनिशमेंट कर दो, जेल में। ठीक है, लेकिन हीरा सिंह जी, उनका कहना है ना कि समय कम है और काम करके दिखाना है मुख्यमंत्री को भी, तो उस वजह से ट्रांसफर किए गए। खैर, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे जो उत्तराखंड सरकार में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जो ट्रांसफर किए हैं, और कहा यह जा रहा ट्रांसफर इसलिए किए गए कि अफसरशाही पर लगाम लगे और समय कम है और काम ज्यादा किया जा सके। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।